अरे मेरी हेलो स्टूडेंट्स, और यू फाइन? सब कुछ बढ़िया। चलिए भाई, आगे बढ़ाते हैं क्लास को आज। An urn contains one red, two green, one red, two green, and three black balls. Three black balls. Three people A, B, and C three people in order draw one ball from the urn and put it back after noting its color. Put it back after noting its color. Put it back after noting its color. They continue doing so they continue doing so they continue doing it indefinitely. Unless one who draws a red ball first wins the game. Find their respective chances of winning the game. ये क्वेश्चन है। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। अनमीन्स वही बॉक्स समझ लें आप। एक बॉक्स इधर ले लें। एक बॉक्स है जिसमें वन रेड, टू ग्रीन और थ्री ब्लैक बॉल्स हैं। थ्री पीपल ए, बी एंड सी इन ऑर्डर ड्रॉ वन बॉल फ्रॉम द अर्न एंड पुट इट बैक आफ्टर नोटिंग इट्स कलर। मतलब एक बैग में ओवरऑल 6 बॉल्स हैं जिनमें एक रेड है, 2 ग्रीन और 3 ब्लैक बॉल है। 3 प्लेयर ए, बी, सी 1 बाई 1 इससे बॉल निकालते इन ऑर्डर, मतलब पहले ए निकालेगा फिर बी, आफ्टर दैट सी, है ना। और सक्सेस की डेफिनेशन, दे कंटिन्यू डूइंग इट इंडेफिनेटली अनलेस वन हु ड्रॉ द रेड बॉल फर्स्ट विंस द गेम। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? रेड बॉल लाना, यानी जो पहले रेड बॉल निकाल लेगा वो गेम विन करेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक रेड बॉल नहीं निकल आती, है ना।
और ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने पहला अटेम्प्ट लिया, बॉल निकाली, कलर देखा, और अगर रेड नहीं आएगी तो उस बॉल को उसी में रखना, पुट इट बैक, यानी सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट हो रहा है। अरे बस में बॉल निकालेंगे, कलर देखेंगे, बॉल अगर रेड आती है तो गेम वहीं पर दी एंड हो जाएगा, रेड नहीं आएगी तो उसी बॉल को बैग में डाल देंगे। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट आएगा, वो बॉल निकालेगा, कलर देखेगा, रेड आती है तो गेम वहां पर एंड, और अगर नहीं होता है तो बॉल उसमें डाल देगा, और ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई एक प्लेयर मैच गेम में विन नहीं करता है ना। अब हमें ए, बी और सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा उस बंदे की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आती है जो पहले अटेम्प्ट करता है ना, क्योंकि सिलेक्शन इसमें विद रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज बनती जाएगी, और इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ए की आएगी, उसके बाद बी की आएगी, आफ्टर दैट सी की, सबसे कम प्रोबेबिलिटी सी की आएगी। कैसे, देखिए। तो यहाँ पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? सक्सेस मतलब रेड बॉल लाना, रेड बॉल लाने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी, फेलियर मतलब रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6 है ना। ए, बी, सी। ए ने पहला अटेम्प्ट लिया, ए फर्स्ट अटेम्प्ट में विन कर जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/6। पहले अटेम्प्ट में विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अच्छा, अगर ए फर्स्ट अटेम्प्ट में विन कर गया, गेम दी एंड हो गया, गेम एंड हो गया। तो गेम एंड होने का मतलब फिर बी और सी ने तो गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। बिना पार्टिसिपेट किए हारना, इससे ज्यादा मतलब गड़बड़ क्या चीज हो सकती है? पार्टिसिपेट बिना किए गेम में हार गए ये लोग, है ना। तो अब ये सोचिए, पहले राउंड में बी को अटेम्प्ट कब मिलेगा? बी को अटेम्प्ट तब मिला होगा जब ए अपने अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल रहा हो, यानी ए ने जब अटेम्प्ट लिया हो तो आपकी रेड बॉल ना आई हो, है ना। तो बी फर्स्ट अटेम्प्ट में विन करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं लिखनी चाहिए। अगर आप 1/6 लिखते तो गलत है, फिर तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो गई, जबकि इसकी प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि ए ने कौन से कलर की बॉल निकाली। तो बी सीरियस है ना, यहाँ पर ध्यान देना है। तो बी के फर्स्ट अटेम्प्ट में विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब ए अनसक्सेसफुल हुआ हो, यानी 5/6 इंटू 1/6। आ रही बात समझ में? अब आएगा सी क्या, और अगर बी ने रेड बॉल निकाल ली तो गेम यहाँ पर एंड हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं सी, यहां तक गेम कब आएगा? यहाँ पर तब गेम आएगा जब ए और बी दोनों ही अपने पहले अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल रहे हो, यानी दो अटेम्प्ट में रेड बॉल ना आई हो, यानी इनमें से कोई बॉल आई हो दो अटेम्प्ट में। 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, सही है क्या? सेकेंड राउंड, अब ये पहला राउंड कंप्लीट हो गया तीनों का, अब सेकेंड राउंड यहां से स्टार्ट होगा। एक के पास सेकेंड राउंड कब आएगा? सेकेंड राउंड तब आएगा जब पहले राउंड में तीनों प्लेयर अनसक्सेसफुल रहे हो अपने अपने अटेम्प्ट में, यानी तीनों ने रेड को छोड़कर इनमें से कोई बॉल निकाली हो, दैट इज 5/6 का होल क्यूब। 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, इनको सक्सेस मिल जाए। मेरे ख्याल से बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी है, तो आप इसको इस तरह से लिखते जाएंगे, है ना, लिखते रहिए। तो आई थिंक अब ज्यादा लिखने का मतलब मीनिंग बनता नहीं है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक जीपी बनती जा रही है ना। और अब अगर हम आपसे बात करें प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम, ए गेम में विन करे, तो अच्छा ए विन करेगा तो या तो पहले टाइम में फर्स्ट राउंड में विन करेगा, फिर सेकंड राउंड में, फिर थर्ड राउंड में, फिर फोर्थ राउंड में, यानी ये जो ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी ये अलग अलग राउंड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और ऑब्वियस सी बात है ए इनमें से किसी एक ही राउंड में विन करेगा, है ना। तो ये सारी इवेंट्स कैसी हो जाएंगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, और जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने, तो सभी प्रोबेबिलिटीज को क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। तो ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट अटेम्प्ट में विन करे, या फिर सेकेंड राउंड में विन करे, या फिर थर्ड राउंड में विन करे, समथिंग लाइक दैट। ये और एक इनफाइनाइट जीपी बनती जाएगी, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, है ना। तो इनफाइनाइट जीपी का सम बच्चों क्या होता है? a/1 माइनस r, r क्या हो जाएगा? 5/6 का होल क्यूब, दैट इज 1/6 इंटू नीचे का एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आएगा 216 माइनस 125, आई डोंट नो ये अमाउंट कितना होता है, 75 प्लस 16 ऐसा कुछ होता होगा, 6 से कैंसिल कर दीजिए, ऊपर तो क्लियर है 36 आएगा, और यहाँ पर बचेगा 75 प्लस 16, 75 प्लस 16 होता है आई थिंक 91। तो ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी आ गई 36/91, जैसा कि दिख रहा है ना। और इन केस अगर बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप ये वाला कॉलम ऐड करेंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस द गेम,
इक्वल टू 5/6 पहले राउंड में विन करने की प्रोबेबिलिटी ये रही, सेकेंड राउंड में विन करने की प्रोबेबिलिटी 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 प्लस अप टू सो ऑन, है ना। तो इसमें भी आप ये भी इनफाइनाइट जीपी, इसका फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ऐसा करिए कि ए की प्रोबेबिलिटी जब आप निकाल चुके हो बी की निकालनी है, तो इस सीरीज में अगर आप 5/6 कॉमन ले लें, केयरफुली देखिए, अगर 5/6 कॉमन ले लिया जाए तो देखिए अंदर ये सीरीज बचेगी 1/6 5/6 होल क्यूब इनटू 1/6, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 5/6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। ऑब्जर्व करना भी चाहिए, और इनकेस नहीं ऑब्जर्व करते नॉट ए बिग डील, आप इसमें इंडिपेंडेंट फॉर्मूला लगा दीजिए इनफाइनाइट जीपी का, ए अपॉन 1 माइनस आर, यू विल गेट दैट रिजल्ट 5/6 इंटू ए की प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट की थी, दैट इज 36/91, है ना। 6 5 कितना आएगा 30/91, ये बी की प्रोबेबिलिटी आ गई 30/91। तो ए की प्रोबेबिलिटी है 36/91, ज्यादा है बी से, बी की 30/91। और अब अगर सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऑब्वियसली बात है, तीन ही प्लेयर गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए बी और सी, तो इन तीन में से ही कोई एक प्लेयर जीतेगा। जब आप ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हो और सी की निकालनी है, तो एक डिफेंसिव अप्रोच ये भी है कि आप वन में से इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सी का आ जाएगा। और इन केस अगर आप इंडिपेंडेंट ट्राई करना चाहते हैं तो नॉट ए बिग डील, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी प्लस ये वाली सबको ऐड कर लीजिए, 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6, 5/6 की पावर 5 इंटू 1/6 प्लस अप टू सो ऑन, है ना। अच्छा, अगर फोकस करें 5/6 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये वाला कॉलम और ये कॉलम बिल्कुल मैच कर जाएगा, तो आई कैन राइट 5/6 का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 25/36 इंटू ए की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 36/91, तो ये कैंसिल हो गया, तो सी की प्रोबेबिलिटी आ गई 25/91। तो जैसा कि मैंने बोला था, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी आती है जो पहले पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब गेम कैसे हो रहा है कि बॉल निकाला, कलर देखा और उसी बैग में डाल दिया, तब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ए की आएगी जो पहले पार्टिसिपेट करेगा, उसके बाद बी की, आफ्टर दैट सी की, है ना। लेकिन अगर गेम चेंज कर दिया जाए, गेम कुछ ऐसा कर दें कि बैग में कुछ बॉल्स रखी हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की, मैंने एक बॉल निकाली, कलर देखा और पॉकेट में रख लिया, उस बैग में नहीं डाला, फिर दूसरी बॉल निकाली, कलर देखा और पॉकेट में रखा, तब ये एक्सपेरिमेंट पूरा चेंज हो जाएगा। उसके में इनफाइनाइट जीपी नहीं बनेगी, उसमें फाइनाइट जीपी बनती है ना। चलिए देखते हैं उस तरह की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं। एक वैसी प्रॉब्लम ले लेते हैं। Next, two persons, capital N, capital B, two persons, capital B, one by one, in order, one by one, in order, drawn one wall, each from a purse, containing 5 white and 1 red ball. Containing 5 white and 1 red ball. And retain it. अब एक्सपेरिमेंट चेंज हो गया, तो एक बैग का कंटेनर 5 वाइट और 1 रेड बॉल है, 2 पर्सन खेल रहे हैं, ए और बी, और 1 बाय 1 इन ऑर्डर, नहीं पहले ए अटेम्प्ट लेगा बाद में बी अटेम्प्ट लेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट किया, बॉल निकाली, कलर देखा और उसको अपने पॉकेट में डाल लिया,
बैग में ट्रांसफर नहीं करना है, यानी बॉल्स कम हो रही हैं 1 by 1। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? द पर्सन who gets a red ball wins the game। तो सक्सेस की डेफिनेशन वही, जो रेड बॉल ले आएगा वो गेम में विन करेगा, है ना। फाइंड देयर चांसेस ऑफ सक्सेस। उनके सक्सेस के चांस निकालने हैं आपको, ठीक है ना। तो बैग का कंटेंट है आपके पास, एक रेड है और 5 वाइट बॉल है, 1 by 1 अपन बॉल निकाल रहे हैं। सक्सेस की डेफिनेशन है रेड बॉल लाना, है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंट डिफरेंट है, ये ध्यान देना। बॉल निकालनी, कलर देखना है, और रेड आ गया तो गेम वहीं पर दी, और रेड नहीं आएगा तो बॉल को उठा के पॉकेट में रखना है, बैग में ट्रांसफर नहीं करना है। चलिए, अब नहीं ट्रांसफर करना तो एक्सपेरिमेंट में बहुत ही कम ट्रायल, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, वर्स्ट केस ही बताओ तो 6 ट्रायल्स होंगे, है ना। तो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम, ए विन कर जाए। ए विन कैसे करेगा? जैसे पहला राउंड में भी सक्सेस मिल गई, पहले टाइम में सक्सेस आ गई, या फिर दूसरे राउंड में सक्सेस मिले। दूसरे राउंड में सक्सेस करने का मतलब है उससे पहले 2 अटेम्प्ट हो चुके होंगे, है ना। तो उन दोनों अटेम्प्ट में फेलियर, मतलब रेड बॉल ना आई हो, फिर सक्सेस मिल जाए, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि तीसरे राउंड में सक्सेस मिले, लेकिन ए और बी 2 लोग खेल रहे हैं, पहला राउंड यूजलेस, दूसरा राउंड यूजलेस, तीसरा राउंड, इस अटेम्प्ट में सक्सेस मिले। इसका मतलब इससे पहले 4 ट्रायल्स हो चुके हैं और चारों ट्रायल अनसक्सेसफुल गए, यानी उन चारों ट्रायल में कौन सी बॉल आई है? व्हाइट कलर की बॉल। तो चारों फेलियर एंड देन सक्सेस, है ना। और इन केस अगर ये ए इस अटेम्प्ट में भी विन नहीं कर पाया और इसमें भी फेलियर हो गया, तो फिर तो 100% भी विन करेगा ही करेगा, फिर तो रेड बॉल आई जाए नहीं। इसके बाद अब कोई ट्रायल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ना। चलिए, ए पहले राउंड में विन कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 by 6, यानी ये वाली प्रोबेबिलिटी प्लस ये वाली प्रोबेबिलिटी प्लस ये वाली प्रोबेबिलिटी, सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे। अब पहले राउंड में फेलियर, यानी 5 by 6 क्या आ जाएगा? 5 by 6 इनटू सेकंड भी अटेम्प्ट फेलियर हो, क्योंकि हमने बॉल निकाली, कलर देखा, बाहर रख लिया। अब पहला फेलियर था, पहली वाइट थी, दूसरी वाइट आ जाए तो वाइट बचेंगी 4 by 5, है ना। और अब सक्सेस मिल जाए, 2 बॉल निकल के बची 4, 1 by 4, ठीक है। 4 फेलियर, 4 बार, चारों अटेम्प्ट में वाइट बॉल है, तो 5 by 6 इंटू 4 by 5 इंटू 3 by 4 इंटू 2 by 3। आ रही बात समझे? 4 वाइट बॉल निकल गई, अब बची है 2 बॉल, इनमें एक वाइट एक रेड, मेरे को अटेम्प्ट करना है रेड के लिए, इंटू 1 by 2, है ना। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सीन है, देखो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो हर पार्ट की प्रोबेबिलिटी देखिए 1 by 6 ही है। यहाँ भी वही सीन बन रहा है, बड़ा ब्यूटीफुल सीन दिख रहा होगा, है ना। इस पर भी मैं एक लाइन लिखाऊंगा आपको। तो 1 by 6 प्लस 1 by 6 प्लस 1 by 6, तो नहीं सक्सेस आपको किसी, जब बॉल को हम लोग 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो किसी भी अटेम्प्ट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, चाहे पहले राउंड की प्रोबेबिलिटी हो, चाहे थर्ड राउंड की प्रोबेबिलिटी हो, चाहे मतलब तीसरे अटेम्प्ट में मिल रही हो, चाहे फिफ्थ अटेम्प्ट में मिल, हर अटेम्प्ट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम आती है। ये आ गई 1 by 2, यानी ए की प्रोबेबिलिटी हाफ आ गई। अब ऑब्वियस सी बात, अगर ए की हाफ है तो हम बी की ना भी निकालेंगे, 2 ही प्लेयर खेल रहे, बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 minus हाफ। या फिर आप इंडिपेंडेंटली निकालना चाहते, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो बी के पहले राउंड में विन कब करेगा? देखिए बी के पास पहला राउंड तब आएगा जब ए पहले अटेम्प्ट कर चुका होगा, है ना। क्योंकि हम लोग कैसे निकाले? इन ऑर्डर, पहले ए अटेम्प्ट कर रहा है, उसके बाद बी अटेम्प्ट कर रहा है। लुक एट दिस लैंग्वेज, है ना। तो बी पहले राउंड में विन करे तो उसका मतलब फेलियर सक्सेस, यानी ए ने पहले राउंड में व्हाइट बॉल निकाली हो, और बी अगर सेकेंड राउंड में विन करेगा, यहाँ पर विन कर रहा है, तो उसके पहले 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तीनों फेलियर होने चाहिए, फेलियर 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 सक्सेस। ये फिर ऐसा हो सकता है कि बी थर्ड राउंड में विन करे,
थर्ड राउंड विन करने का मतलब उसके पहले 5 अटेम्प्ट हो चुके और हर अटेम्प्ट में वाइट बॉल आई हो, 1 2 3 4 5 और फिर सक्सेस। इसके बियॉन्ड कोई केस बनेगा ही नहीं, है ना। तो फेलियर सक्सेस, फेलियर मतलब पहले वाइट बॉल है, वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू 1/6। यहाँ पर भी देखिए ये भी 1/6 बनेगा, 3 फेलियर 1 सक्सेस, तो 5/6 इंटू 4/5 इंटू 3/4, सही है क्या। इंटू 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब बची बॉल 3 जिसमें से एक रेड है 2 वाइट है, 1/3 प्लस 5/6, 5 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, 5/6 इंटू 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3 इंटू 1/2, पांचों बॉल निकल गई। अगर एक ही बॉल बची है वो रेड कलर की है तो वो श्योर इवेंट हो जाएगा। फिर से वो गेम स्टार्ट करते हैं, 5/6 इंटू 1/5 है, ये कैंसिल होगा, ये गया ये गया ये गया ये गया, सही है। फिर से 1/6 1/6 1/6। तो यहाँ पर देखें ए और बी, ये दोनों कैसे इवेंट्स हो जाएंगे, इक्यू प्रोबेबल इवेंट्स हो जाएंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है इस गेम में, ठीक है ना। तो मैं इस लाइन को लिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पर यूज किया है कि आप देख रहे हैं कि सक्सेस यहाँ पर मिले या फिर यहाँ मिले या मिले, हर केस की प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही है। If cards are drawn one by one without replacement, if cards are drawn one by one without replacement from a pack of from a pack of 52 cards, then the probability that a particular card for example ace of spade, particular card is drawn at the nth draw और n कहां से कहां तक, 1 से 52, is independent of n, and is equal to (1 by 52) है ना। ये लाइन आपकी हेल्प करेगी एक्चुअली बच्चों, फिर आगे इतना कैलकुलेट कर आपको लिखना नहीं पड़े, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने ये पॉइंट जो है पैक ऑफ कार्ड पर बनाया है, लेकिन ये तो हर जगह अप्लीकेबल होगा, बस ये ध्यान रखना सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए, यानी बॉल निकाल के कलर नोट करके बाहर रखना है, बॉल्स कम हो रही हो, ऑब्जेक्ट्स कम हो रहे हो। तो यहाँ पर 52 कार्ड्स है, मैं 1 by 1 कार्ड निकाल रहा हूँ और सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, एस ऑफ स्पेड, है ना, स्पेड वाला एस चाहिए, तो ये आएगा तो सक्सेस मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ nth अटेम्प्ट में सक्सेस मिले, जहाँ n 1 से 50 तक कुछ भी ले सकते हैं, 10th अटेम्प्ट में सक्सेस मिले, 15th अटेम्प्ट में सक्सेस मिले, फर्स्ट अटेम्प्ट में मिले या फिर लास्ट अटेम्प्ट में मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी हर केस की प्रोबेबिलिटी आपकी सेम आई, दैट इज 1/52। कैसे आएगी समझिए,
52 कार्ड्स हैं, इसमें एक स्पेशल कार्ड, पर्टिकुलर कार्ड है, दैट इज एस ऑफ स्पेड, और 51 अदर कार्ड्स हैं। है ना, और मेरे को nth अटेम्प्ट में सक्सेस चाहिए, सक्सेस nth अटेम्प्ट में चाहिए, यानी उस nth अटेम्प्ट से पहले जो मैंने n-1 अटेम्प्ट लिए हैं, उन n-1 अटेम्प्ट में कार्ड यहां से आना चाहिए, है ना, और nth अटेम्प्ट में ये वाला कार्ड आना चाहिए, है ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पहले n-1 अटेम्प्ट हमारे कैसे होने चाहिए, फेलियर, ये n-1 टाइम्स है, और नेक्स्ट nth अटेम्प्ट जो है वो सक्सेस होना चाहिए, उसमें सक्सेस मिलनी चाहिए। ये कौन सा अटेम्प्ट है, nth अटेम्प्ट है, फॉलो कर रहे हैं। तो इन n-1 अटेम्प्ट में फेलियर मतलब सक्सेस ना मिले, इसका मतलब इनका सिलेक्शन यहां से होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 51 में से n-1, 51 cn-1 अपॉन आउट ऑफ 52 cn, तो ये इन सारे केस की प्रोबेबिलिटी आ गई इनटू, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस चाहिए, यानी अब मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये वाला कार्ड निकालना है ना। तो टोटल कार्ड कितने थे, 52 थे, और n-1 मैंने कार्ड निकाल लिए, तो रिमेनिंग कार्ड कितने बचेंगे, 52 माइनस n-1, दैट इज 53 माइनस n। रिमेनिंग कार्ड इतने बचेंगे पैक में, और जिनमें सिर्फ एक एस ऑफ स्पेड है, तो नेक्स्ट रन में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/53 माइनस n, और आप इसको फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी लगा के रिड्यूस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देन 100% यू विल गेट दिस रिजल्ट 1/52। आ रही बात बच्चों समझ में। तो ये n से इंडिपेंडेंट होता है। अब आप n यहाँ पर 10 ले लें, 5 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसा भी मैंने आपको क्वेश्चन में भी करके दिखाया था, तो पूरा डेटा कैंसिल हो गया, प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही थी, ठीक है ना बच्चों। तो ये यूजफुल है, शीट जब सॉल्व करें तो वहां पर यूज करिएगा इसको। नेक्स्ट, a pair of dice is rolled. A pair of dice is rolled until a total of 5 or 7 until a total of 5 or 7 is obtained. Five or 7 is obtained. Find the probability that the total of 5 comes before that the total of 5 comes before a total of 7. ये क्वेश्चन है। तो वही है यार कि एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया है, सक्सेस की डेफिनेशन है सम 5 आए या सम 7 आए, है ना।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑफ 5 कम्स बिफोर अ टोटल ऑफ 7। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 डाइस को कंटिन्यूसली थ्रो कर रहा हूँ, है ना, और मैं सक्सेसफुल कब होऊंगा, किस अटेम्प्ट में सक्सेस मिलेगी, जब टोटल है तो 5 आएगा या फिर टोटल 7 आ जाए। लेकिन कह रहे इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है दैट टोटल ऑफ 5 कम्स बिफोर अ टोटल ऑफ 7, मतलब जो मुझे सक्सेस मिल रही है उसका रीजन क्या हो, वो 5 आया हो। टोटल ऑफ 5 मतलब 5 आया हो, उस वजह से मेरे को सक्सेस मिली हो। ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलिए तो पहले बात करते हैं डाइस पर 5 कितने तरह से आ सकता है। सम 5, 2 डाइस थ्रो किए, सम 5 आ जाए, तो सम 5 के केसेस ऐसे देख लो यार, 1 4 2 3 3 2, वो मिनिमम मैक्सिमम से चलो एक इधर बढ़ाओ एक कम कर दो, 4 1, आई थिंक 5 केसेस आएंगे, और टोटल 7 आई थिंक 6 केसेस होते हैं। मैं सारे केस तो बिल्कुल नहीं लिखने जा रहा, 1 6 से मूव कराते रहो और 6 1 पे एंड कर दो, तो यहाँ पर 6 केसेस आ जाएंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट टोटल इज 5, दैट इज 2 डाइस थ्रो किए, तो फेवरेबल केस 4 4 by 36, 4 माइनस है आउट ऑफ 36, एंड प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल इज 7, then there are 6 favorable cases out of 36, therefore probability that sum is 7 is 6 over 36। ठीक है ना, ओके ओके। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है अब जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अब ये देख लो, इस लाइन का पहले मीनिंग समझना यार, क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, मीनिंग थोड़ा अच्छे से समझ लो, इस तरह से मीनिंग समझ लो जिसको इस रिजल्ट को मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर पाओ। प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑफ 5 कम्स बिफोर अ टोटल ऑफ 7, यानी सक्सेस जो मिल रही हो, सक्सेस का रीजन वही हो कि 5 आया हो, है ना। तो अगर मेरे को फर्स्ट टर्म में सक्सेस चाहिए तो पहले में 5 आ गया। इन केस पहले में सक्सेस नहीं मिली, मेरे को दूसरे टर्म में सक्सेस चाहिए, तो पहले अटेम्प्ट में ना तो 5 आना चाहिए ना 7 आना चाहिए, ये ध्यान रहे। अगर मेरे को सेकंड अटेम्प्ट में तो पहले अटेम्प्ट में सक्सेस मिलेगी, फिर सेकंड मिलेगी, फिर थर्ड में मिलेगी, फोर्थ में मिलेगी, यानी एक इनफाइनाइट जीपी बनेगी। लेकिन अगर पहले में सक्सेस मिले तो सम 5 आया हो, है ना, और दूसरे टाइम में सक्सेस मिल रही तो पहले टाइम में नाइदर 5 नॉट 7, पहले में 5 और 7 ना आए और सेकेंड राउंड में 5 आ जाए। और इन केस अगर मेरे को तीसरे अटेम्प्ट में सक्सेस मिल रही है तो पहला और दूसरा दोनों ही अटेम्प्ट में 5 और 7 नहीं आना चाहिए, तो नाइदर 5 नॉट 7 का, ऐसे ऐसे लिखते तो नहीं है यार, लेकिन थोड़ा सा चलता है यार, ये सब चलता है ना। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, और ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो सभी की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर 5 नॉट 7 into probability of 5, probability of neither 5 not 7 का होल स्क्वायर into probability of 5 plus up to 1। मतलब आपको कुछ इस तरह से लिखना चाहिए। इस तरह का नोटेशन मीनिंगलेस है कि सेट थ्योरी में कभी ऐसा नोटेशन यूज करते नहीं है, एक होममेड टाइप का है, समझाने टाइप का है। तो आई थिंक मेरे को है तो ये इनफाइनाइट जीपी दिख रही है, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a upon 1 minus r, that is common ratio, neither 5 nor 7। 1 minus neither nor is actually either or, 1 minus neither nor means either or, 5 union 7। अच्छा 5 आए या 7 आए, ये दोनों कैसी इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, है ना। ये तो सम 5 आएगा तो 7 नहीं आएगा, 7 आएगा तो 5 नहीं आएगा। अब यार इनकी वैल्यूज मैंने निकाल के रखी हुई है, तो ऊपर आएगा 4 by 36 और नीचे 4 plus 6 10, 4 by 10 that comes out to be 2 over 5। ठीक है ना। Next question. All face cards
all face cards from a pack of 52 playing cards. All face cards from a pack of 52 playing cards are removed. From the remaining 40 cards, from the remaining 40 cards, 4 are drawn. Find the probability first part, all the 4 cards are of the same denomination. All the 4 cards are the same denominations. Second, 2 cards of one denomination. Two cards are of one denomination, and 2 cards other denominations. First part, the cards are of different suits and different denominations. ये क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ऑल फेस कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स आर रिमूव्ड। मतलब हमने एक पैक में से फेस कार्ड्स रिमूव कर दिए। फेस कार्ड समझते हैं आप लोग? फेस कार्ड मीन किंग, क्वीन, जैक। तो टोटल कितने पैक में फेस कार्ड्स होते हैं? 12। तो 52 कार्ड में से मैंने 12 कार्ड को रिमूव कर दिया, बचे कितने? 40, है ना। फ्रॉम द रिमेनिंग 40 कार्ड्स 4 आर ड्रॉन। हमने 4 कार्ड्स को ड्रॉ किया है। अब पहला पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब बच्चों होता है रैंक, यानी कितनी वैरायटी के कार्ड होते हैं। तो एक्चुअली देयर आर 13 डिफरेंट डिनोमिनेशन इन पैक ऑफ 52 कार्ड्स। डिनोमिनेशन कौन कौन से? 2, 3, 4, 5, किंग, क्वीन, जैक, इन सभी को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेशन। और हर डिनोमिनेशन के कितने कार्ड होते हैं? 4 कार्ड। 13 डिनोमिनेशन होती है और हर डिनोमिनेशन 4 कार्ड, 13 4 52, है ना। तो 12 कार्ड तो मैंने रिमूव कर दिया, यानी इन 3 डिनोमिनेशन को हटा दिया है, इन तीनों कार्ड टाइप के कार्ड हटा दिया। अब बचे कितने डिनोमिनेशन? 10 डिनोमिनेशन बचेंगे। कौन कौन से 10 डिनोमिनेशन बचे? 2, 3 से लेकर 10 और एक एस, है ना। हर डिनोमिनेशन के 4 कार्ड है, तो टोटल 10 डिनोमिनेशन के कार्ड है और मैंने इनमें से 4 कार्ड निकाले हैं। फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम डिनोमिनेशन। चारों कार्ड एक ही डिनोमिनेशन के हों तो सबसे पहले इन 10 में से मैं वो एक डिनोमिनेशन सेलेक्ट करूंगा जिसके मुझे चारों कार्ड चाहिए।
तो डिनोमिनेशन का सिलेक्शन कितने तरह से होगा 10C1। अब डिनोमिनेशन सेलेक्ट हो गया, सपोज करो मैंने ये वाला डिनोमिनेशन सेलेक्ट किया और चारों कार्ड इसी के चाहिए, और ये डिनोमिनेशन के कार्ड हैं कितने अपने पास, हर डिनोमिनेशन के 4 ही कार्ड है और मुझे चारों इसी के चाहिए। 10C1 इंटू 4C4 अपॉन सैंपल स्पेस, टोटल कितने कार्ड थे पैक में 40C4 है ना। तो दिस आर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बनाया, 2 कार्ड्स आर ऑफ वन डिनोमिनेशन एंड 2 कार्ड्स आर ऑफ अदर डिनोमिनेशन। अब मुझे कार्ड तो 4 चाहिए लेकिन 2 एक डिनोमिनेशन के चाहिए, 2 दूसरी डिनोमिनेशन के चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, इन 10 डिनोमिनेशन में से मैं वो 2 डिनोमिनेशन सेलेक्ट करूंगा जिसके मुझे 2-2 कार्ड चाहिए। तो 10 में से 2 डिनोमिनेशन का सिलेक्शन 10C2। सपोज करो मैंने एक डिनोमिनेशन 3 सिलेक्ट किया, एक 5 सिलेक्ट किया, है ना। अब इसमें है कितने कार्ड 4, इसमें भी 4 कार्ड है, इसमें 4 कार्ड, लेकिन 2 इससे चाहिए 2 इससे चाहिए, तो 4 कार्ड में से 2 का सिलेक्शन 4C2 इंटू 4C2। नीचे सैंपल स्पेस सेम रहेगा, एक्सपेरिमेंट सेम है तो सैंपल स्पेस सेम रहेगा, फेवरेबल वाले केस चेंज होते रहेंगे। थर्ड पार्ट, द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट एंड डिफरेंट डिनोमिनेशन। जो मैंने कार्ड्स 4 ड्रॉ किए, अब उसमें एक स्पेशल कंडीशन लगा दी, उनका सूट भी डिफरेंट हो और उनका डिनोमिनेशन भी डिफरेंट हो, यानी जो 4 कार्ड निकाले वो 4 डिफरेंट डिनोमिनेशन के होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, इन 10 डिनोमिनेशन में से वो 4 डिनोमिनेशन सेलेक्ट करूंगा जिसके मुझे एक एक कार्ड चाहिए। 10C4 से डिनोमिनेशन सेलेक्ट कर लिया, सपोज पर मैंने 3, 5, 8 और 10 ये 4 डिनोमिनेशन सेलेक्ट किए, है ना। अब एक कार्ड इससे चाहिए, एक इससे चाहिए, एक इससे, एक इससे, ले एक कंडीशन अभी भी है, उनके सूट्स जो हैं डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इसकी एक ही सूट के 2 कार्ड आ जाएं, है ना, तो अलग अलग सूट के चाहिए। तो जब मैं इससे कार्ड निकालूंगा तो इसमें 4 सूट होते हैं, कौन कौन से, क्लब, डायमंड, स्पेड और हार्ट। तो इसमें से तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इससे तो आप 4 में से कोई भी एक कार्ड निकाल लीजिए, है ना। सपोज करो इससे आपने हार्ट वाला कार्ड निकाला, अब जब आप इससे कार्ड निकालेंगे तो इसमें हार्ट वाला पहले हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर सूट मैच कर जाएगा। तो 4 कार्ड होंगे, हार्ट वाला हटा देंगे, बचेंगे 3। अब 3 में से कोई भी एक इसका निकाल लीजिए कार्ड। सपोज करो इससे डायमंड का कार्ड आ गया, अब हार्ट भी आ गया, डायमंड भी आ गया। जब आप इससे कार्ड निकालेंगे तो हार्ट और डायमंड दोनों पहले अलग हटाओ, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए सूट। तो बचेंगे 2 सूट, 2 में से कोई भी एक। अब इसमें बचेंगे, सपोज करो इसमें क्लब आया तो इसमें एक ही बचेगा, स्पेड, उसको लेने का एक ही तरीका हो गया, है ना। नीचे वही आएगा 40C4, तो ये आ जाएगा 10C4 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 40C4, ठीक है ना। Next question. Three political parties. Three political parties. कौन कौन सी पार्टीज हैं? पार्टी के नेम है द कांग्रेस, द बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी एंड द जनता दल are contesting elections.
are contesting elections if, अच्छा अब मैं पूरी लैंग्वेज तो नहीं लिख रहा हूँ यार, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। पीसी मीनिंग अभी बता दूंगा। पीसी इज 1/3। अच्छा मैं इनिशियल यूज कर रहा हूँ। सी मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की जीतने की, इलेक्शन में कांग्रेस की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। प्रोबेबिलिटी दैट बीजेपी विंस द इलेक्शन इज 4/9 या 4/9 and the probability that Janata Dal win the election is 2/9, है ना। इसको 3/9 समझ लीजिए। 3/9, 4/9, 2/9 और विनिंग द इलेक्शन, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? winning the election if C comes to the power, C मतलब कांग्रेस, C comes to the power, then probability of its introducing common entrance test is 0.6, है ना। अब ये जो लैंग्वेज लिखी है दैट इज, उसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ। ई जैसे इवेंट है, सीटी को इंट्रोड्यूस करना उस स्टेट में, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीटी, है ना। इस इवेंट को मैंने ई से कॉल किया है। ई फॉर गिवन सी, ई फॉर गिवन सी मतलब कांग्रेस विन करे और कांग्रेस सीटी को अप्लाई करे, दैट इज 0.6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी फॉर ई फॉर गिवन बीजेपी, बीजेपी विन करे और बीजेपी इस प्रॉमिस को फुलफिल करे, 0.7। जनता दल विन करे और जनता दल इस प्रॉमिस को फुलफिल करे, प्रोबेबिलिटी इज 0.5। ये डेटा दे रखा है, यानी अलग अलग ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इनका विन करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। और इन्होंने जो एक मैनिफेस्टो अपना दिया था इलेक्शन में, एक मैनिफेस्टो ये था कि उस स्टेट में कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट अप्लाई किया जाए और सभी ने अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया था। और उसमें अगर ये विन करती हैं तो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.6, 0.7, 0.5। अब करें इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सीईटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा उस स्टेट में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that CET is introduced। तो सीटी के इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन वही है कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज इनके इलेक्शन में विन करने की प्रोबेबिलिटी है और अगर ये जो प्रॉमिस करते हैं उस प्रॉमिस को फुलफिल करने की प्रोबेबिलिटी देखी गई उनके पास्ट प्रोमिसेस को ट्रैक करते हुए। तो करें इस बात की क्या चांसेस हैं कि उस स्टेट में सीटी इंट्रोड्यूस हो जाए। तो ये एक तरह से बच्चों डिफरेंट प्रॉब्लम है। दिस इज अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टीपीटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, है ना। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है, कैसे हम इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस में। देखिए सीटी को इंट्रोड्यूस करने वाली इवेंट को अगर हम ई से डिनोट करें तो ये इवेंट 3 इवेंट के साथ हैपन हो सकते हैं। सीटी कैसे इंट्रोड्यूस हो सकती है, तो कांग्रेस इंट्रोड्यूस करेगी या फिर बीजेपी इंट्रोड्यूस करेगी या फिर जेडी इंट्रोड्यूस करेगी। तो ये जो इवेंट है 3 अलग अलग इवेंट के साथ हैपन हो सकती है। इसका कुछ पार्ट सी के साथ कॉमन आएगा, कुछ बीजेपी के साथ कॉमन आएगा, कुछ जेडी के साथ कॉमन आएगा। मुझे प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, मुझे ये मैटर नहीं करता कि कौन सी पार्टी विन कर रही है, डजंट मैटर। बस ये है कि अपना कंट्री आगे बढ़ना चाहिए।
पब्लिक को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, सीटी अप्लीकेबल होना चाहिए, इससे मतलब है। तो सीटी अप्लाई कैसे हो सकता है? या तो कांग्रेस विन करे, कांग्रेस अप्लाई कर दे, या फिर बीजेपी विन करे, बीजेपी सीईटी को इंट्रोड्यूस करे, या फिर जेडी विन करे और जेडी सीईटी को इंट्रोड्यूस करे। आ रही बात समझ में? है ना? सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स। मुझे इस एलिप्स का एरिया निकालना है। तो इसका कुछ पार्ट देखिए इसके साथ कॉमन है, कुछ बीजेपी के साथ है, कुछ जेडी के साथ। तो इन तीनों पार्ट का एरिया निकालेंगे, यानी इन तीनों पीसेस का एरिया निकालेंगे, इसका टोटल कर देंगे, तभी इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। सीधा टाइटल टीपीटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, यानी अलग अलग पीसेस की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर ई इंटरसेक्शन सी, ये निकाल लेंगे। ई इंटरसेक्शन बीजेपी को सिर्फ हम बी से डिनोट कर रहे हैं, इनिशियल लेटर, जेडी को सिर्फ जे से, है ना? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन सी, अब लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन सी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर गिवन सी, यानी कांग्रेस जीते और कांग्रेस सीटी को अप्लाई करे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बीजेपी जीते, बीजेपी सीटी को अप्लाई करे, या फिर जनता दल विन करे और जनता दल सीटी को अप्लाई करे। आ रही है बात बच्चों समझ में? इसी को बोलते हैं टीपीटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। हमने क्या किया है, मेरे को सीटी के इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ये इवेंट इन तीन इवेंट के साथ हैपन हो सकती है ना? तो इन तीनों के साथ जो जो इसका पार्ट था, हर पीस का एरिया मैंने निकाल लिया और ऐड कर लिया। ऐड क्यों किया? बिकॉज ये सारे केसेस कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ये वाला पार्ट भी कॉमन नहीं होगा। अब पूरा डेटा तो दे रखा है यार, तो पीसी दिस इनटू, इसका क्वेश्चन स्टेप क्वेश्चन बिल्कुल सीधा आंसर होता है, दिस into this plus this into this plus this into this, है ना? What is the answer of this question? कांग्रेस जीते, कांग्रेस अप्लाई करे, या फिर बीजेपी विन करे 4/9, बीजेपी अप्लाई करे 0.7, या फिर जनता दल विन करे, विन करने 22/9, जनता दल अप्लाई कर दे। तो दिस इज एक्चुअली द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये आंसर आपका आ चुका है, ठीक है ना? सिंपल सा पैटर्न, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है ना? अच्छा, अब आपने टीपीटी बच्चों सीख लिया, अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो उससे सिर्फ एक स्टेप दूर होती है वेज थ्योरम, जिसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांस होते हैं जे एडवांस में आने के। और वेज थ्योरम एक्चुअली क्या होती है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम होती है। आपको एक दो लेक्चर में पढ़ाई जाएगी, लेकिन मैं अभी इसे थोड़ा सा फील देना चाहता हूँ क्योंकि मेन पार्ट आपने पढ़ ही लिया है। वेज थ्योरम में हम ये मतलब इवेंट जो हैपन होनी है वो हो चुकी होती है और हम उसके रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, है ना? एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे थॉमस वेज, तो उन्होंने इनवर्स प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया था। इनवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट किस रीजन से हैपन हुई उस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालना। यानी अगर हम इसमें एक लाइन ये बढ़ा दे इसी क्वेश्चन में कि उस स्टेट में सीटी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि मोदी गवर्नमेंट बनी हो, है ना? बीजेपी की गवर्नमेंट आई हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। यानी ये हो चुका है, दिस हैज बीन हैपेंड, है ना? ऐसा हो चुका है। आप रीजन क्या चाहते हो, किसको जिताना चाहते हो? आप चाहते हो बीजेपी की गवर्नमेंट बने, तो ये वाला पार्ट ऊपर लिख दो, मतलब ये बन जाएगा सैंपल स्पेस, ये तीनों नीचे आ जाएंगे और इसी के ऊपर, जैसे मैं इस लाइन को अगर रफ कर दूंगा, आपने नोट आई थिंक कर ही लिया होगा, ऊपर ये वाला पार्ट 4/9 इंटू 0.7 ये आ जाएगा, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आप कहेंगे नहीं सर मैं तो बीजेपी को बिल्कुल लाइक नहीं करता, मैं तो कांग्रेस का मतलब फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ कांग्रेस का, है ना? तो नो प्रॉब्लम, फिर उस केस में आप इसको रब कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपकी पार्टी है। तो उस केस में आप कांग्रेस वाले पार्ट को ऊपर कर देंगे, वाले पार्ट को ऊपर कर देंगे। आपको रेस्पेक्ट देना, जिसको रेस्पेक्ट देना चाहते हो उसको ऊपर ले और नीचे सारे रीजंस की प्रोबेबिलिटी लिख दो। जेडी को ऊपर लाना चाहते हो तो आप इसको ऊपर लिख दो, तो नीचे सारे रीजन और मतलब जो जो पॉसिबिलिटीज है, नीचे सारी पॉसिबिलिटी और ऊपर उस पॉसिबिलिटी का रीजन लिख दो जो रीजन आप चाहते हो। तो यही बेस थ्योरम होती है, ठीक है ना बच्चों? एक एक लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, 1 लाइन पढ़ाएंगे आपको, एक दो लेक्चर 1 बेस थ्योरम। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं, टीपीटी पर।
there are three modes of traveling. There are three modes of traveling. कौन कौन से तीन मोड है? वॉकिंग, W for walking, C for cycling, तीसरा मोड R for रिक्शा, है ना। प्रोबेबिलिटी गिवन है, वॉक करने की प्रोबेबिलिटी है 0.1, साइकिलिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.6 और रिक्शे से ट्रैवल करने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, है ना। अब देखिए इन तीनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है, तीन ही मोड है ट्रैवल करने के, तीनों के चांस दे रखे हैं। अब आगे डेटा दे रखा है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हाइल वॉकिंग, वॉक करें और एक्सीडेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.25, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, अब ए लिख रहा हूं, केवल पूरा नहीं लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन सी, यानी साइकिल से जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, और रिक्शे से ट्रेवल कर रहे हो और एक्सीडेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। पूरा डेटा दे रखा है, वॉकिंग की प्रोबेबिलिटी, साइकिलिंग की प्रोबेबिलिटी, रिक्शे से ट्रेवल करने की प्रोबेबिलिटी, और हर मोड से आप जो ट्रेवल करो उससे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट find the probability that accident occurs एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बच्चों इसका आंसर तो वही है यार, आंसर क्या आएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यानी वॉकिंग कर रहे हैं एक्सीडेंट हो जाए तो दिस इंटू दिस, साइकिल से जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए दिस इंटू दिस, रिक्शे से ट्रैवल कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए दिस इंटू दिस, तीनों कंपोनेंट को ऐड कर लेना है, ठीक है ना। और अगर आप थोड़ा डिस्प्ले करना चाहते हैं, थोड़ा कलर्ड नोट्स बनाना चाहते हैं, नॉट ए बिग डील, ये एक्सीडेंट होने वाली इवेंट है। कितने तरह से एक्सीडेंट हो सकता है, जितने से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तीन मोड है ट्रैवल करने के, कौन कौन से तीन मोड है, वॉकिंग, साइकिलिंग और रिक्शा, है ना। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, इलिप्स का एरिया निकालना है। इस इलिप्स का कुछ पार्ट इसके साथ है, कुछ इसके साथ है, कुछ इसके साथ है, हर पीसेस का एरिया निकालेंगे और सारे पीसेस को ऐड कर लेंगे, देन वी गेट द होल एरिया ऑफ इलिप्स। A intersection W plus probability of A intersection C plus probability of A intersection R, and by multiplication theorem we can write it as probability of walking into probability of accident while walking plus probability of cycling into probability of accident while cycling plus probability of walking by through rickshaw and accident occurs and walking through rickshaw. करो multiply यार, this into this, 0.1 into 0.25 प्लस साइकिल का से जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जाए 0.6 into 0.45, रिक्शे से ट्रैवल कर रहे हो 0.3 into 0.1। ये आपके एक्सीडेंट मतलब सॉरी यार, आपके क्यों, ये एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी अपने पास आ चुकी है ना। अब एक स्टेप आगे बढ़े, अगर वेज थ्योरम पर अगर क्वेश्चन बनाना हो तो इस पर बना सकते हैं। ये बोला जाएगा कि वो बंदा पर्टिकुलर किसी जगह ट्रैवल कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए वो साइकिल के थ्रू ट्रैवल कर रहा था, एक्सीडेंट हो चुका है, एक्सीडेंट होने के रीजन की प्रोबेबिलिटी की मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो साइकिल से ट्रैवल कर रहा था, तो ये इवेंट हो चुकी है, तो ये तो सैंपल स्पेस बन जाएगा,
तो ये तो नीचे आ जाएगा, है ना। ये हम आगे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, है ना। इसको अभी नोट नहीं करना, सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है। तो वीएस थ्योरम वाला पार्ट है ना। साइक्लिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये वाला पार्ट ऊपर लिख देंगे इस केस में, ठीक है ना। अगर किसी रीजन की प्रोबेबिलिटी आप भूले जाएगा, नहीं यार वो वॉकिंग की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो यार बस आज यहीं तक रखते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, कनेक्ट करते रहिएगा। डू योरसेल्फ वाला जो पार्ट होता है शीट में, बहुत टाइम टू टाइम ट्राई करते रहें। जहाँ जहाँ हम लेक्चर तक पहुँचते जा रहे हैं, शीट के इलस्ट्रेशंस भी केयरफुली पढ़े, उनको पढ़ें क्या, उनको अटेम्प्ट करें कि यहाँ पर मैं सफिशिएंट इलस्ट्रेशंस करा रहा हूँ। तो आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी की, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप शीट के इलस्ट्रेशंस को पहले खुद से अटेम्प्ट करें। इनकेस कहीं फंसते हैं तो आप फिर उसके सोल्यूशंस को देख सकते हैं, ठीक है ना। और आपका होमवर्क है आपका पार्ट 3, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे आप। और नेक्स्ट टर्म में हम लोग पढ़ेंगे आगे, थोड़ा वेन डायग्राम वाला पार्ट पढ़ेंगे, सेट थ्योरी।